हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। आज से हम एंशिएंट इंडिया की सीरीज, इसमें पूरा एंशिएंट इंडिया में वीडियो बाय वीडियो कवर कराऊंगा। कई पार्ट में वीडियो आपको मिलेंगी, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो शुरू करते हैं सीधे, बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक एंशिएंट इंडिया। इंडेक्स में अगर आपको दिखाऊं तो प्राचीन भारत के सेक्शन को आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इस प्राचीन भारत में जो फर्स्ट पार्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसको हम कवर करने वाले हैं। ऐसे ही हर एक टॉपिक को एक वीडियो, छोटी वीडियो आपको मिलेगी, जिसे रिवीजन कराने में मुझे भी आसानी हो और आपको चीज़ें रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, तो आज का पहला टॉपिक हमारा एंशिएंट इंडिया का है, जैसा कि भारत का इतिहास। ठीक है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, जैसे अगर भारत के नक्शे की मैं बात करूं आपको, तो आपको पता ही होगा कि इस एरिया में हिमालय और यहाँ पे समुद्र, ये कह रहे हैं। ठीक है। इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। खैर ये तो बेसिक चीज़ है, इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ठीक है, ग्रीक्स ने इंडिया बोला था। उसके बाद बात करें तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंद कहा अथवा हिंदुस्तान कहा। उसके बाद इतिहास को 3 भागों में हम पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। हालांकि ये देखिए, ये रिवीजन की वीडियो है, इसलिए मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है। इस सेक्शन को अगर आप सामान्य तौर पे भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का एरिया क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं जो फोकस करूँगा यहाँ से प्राचीन भारत के सेक्शन में। जैसे इतिहास को हम 3 भागों में, भारतीय इतिहास को 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। कैसे? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक। तो अब पहला पढ़ने जा रहे हैं हम भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है, आखिर हमको पता कैसे चला कि ये होता रहा होगा, ये चीज़ें थीं, ऐसा था। जो हम बताते हैं कि पहले ऐसा होता था, तो हमको उसके बारे में पता कैसे चला, उसके क्या सोर्सेज हैं, क्या स्रोत हैं हमारे पास, उसके बारे में बताया गया कि क्या क्या चीज़ हमको पता चला। तो भारतीय इतिहास के विषय में 4 स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती। कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, मतलब कुछ धर्म ग्रंथों की कुछ किताबें, जैसे बौद्ध धर्म की कुछ किताबें हैं, जैन धर्म की, रामायण, महाभारत, ऐसे जो धार्मिक किताबें, इनसे जो जानकारी मिली उसके आधार पे। दूसरी चीज़ ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहास, जैसे राजतरंगिणी है। ठीक है। और उसके बाद कल्हण की बुक्स है। उसके बाद आपको बहुत सारे पुराण हैं, पुराण को ऐतिहासिक ग्रंथ भी मानते हैं। उसके बाद विदेशियों का विवरण, जैसे ह्वेनसांग, फाहियान, ठीक है, मेगास्थनीज, इनके द्वारा जो जानकारियाँ दी गई, उससे हमको जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के बारे में। फिर उसके बाद जो ज़मीन के अंदर चीज़ें हमको मिला खोदाई करने के बाद, उसे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कहते हैं, उनसे। अब इन 4 भागों में से भी हम पहला पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। चलिए फिर देखते हैं। भारत के जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, उनको वेद, जो हमारे वेद है ना, जिन्हें वेदास कहते हैं, या इंग्लिश में वेदास कहते हैं, वैसे वेद कहते हैं। तो भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिनका संकलन किसने किया था, मतलब जिसको बुक को कंपाइल किसने किया था? कंपाइलर का नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, उनका क्या नाम है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और ये वेद कितने हैं? तो 4 हैं। इनका ऑर्डर याद करने के बाद फिर याद कर सकते हैं, राय साहब। ठीक है, राय साहब। तो बी से कोई मतलब नहीं है। आर से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सबसे बाद का है और ये सबसे पहला है, मतलब ये ओल्डेस्ट है और ये न्यूएस्ट है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें भी हम अब पहला पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे हुए हैं ना, उनको ऋचाएँ कहते हैं। ठीक। उन ऋचाओं को एक ऑर्डर में, यानी क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में संग्रह कर दिया गया, उसे ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है। अब इसको आप समझिएगा, ऋचाओं के ऑर्डर में कलेक्शन को ऋग्वेद कहा था। ऋग्वेद क्या मतलब? एक ऐसी बुक जिसमें ऋचाओं का कलेक्शन है, ऋचाएँ संग्रह की गई हैं क्रमबद्ध रूप में। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल मतलब 10 खंड है, 10 यूनिट्स हैं बुक में। उसके बाद 1028 सूक्त, मतलब 1028 श्लोक आप कह सकते हैं, ऐसे समझने के लिए है। बट एग्जैक्ट वो क्या है वो हमको जानने की जरूरत नहीं। ठीक। 10 इसके यूनिट्स हैं और 1028 के अंदर मंत्र हैं या फिर श्लोक हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है। इसके अंदर एक 11, जैसे इसमें कहते हैं कि वालखिल्य एक एडिशनल पार्ट है, जो 11 वालखिल्य के सूक्त हैं इसके अंदर।
ठीक है। अब देखिए इसमें आपको अंदर नहीं जाना है कि वालखिल्य क्या होता है, फेस में क्या चाहिए, क्योंकि इसकी टेक्निकल की अलग वीडियो है मेरे पास, मैं बना दूंगा, अगर आपको जानना होगा कमेंट करिएगा। बट यहाँ पे आपको क्या जानना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि वालखिल्य किसका पार्ट है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि वालखिल्य ऋग्वेद के पार्ट है। 11 सूक्त वालखिल्य के इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बस इतना यहाँ पे पता होना चाहिए हिस्ट्री के एंगल से। अच्छा, उसके बाद सूक्त हो गए, मंडल हो गए, तो जो इसको ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान कहा गया, तो ऋचाएँ कितनी हैं, तो 10,462 ऋचाएँ हैं। देखिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ नंबर याद रखिए, क्वेश्चन सीधे नंबर पे आ रहा है अब। ठीक, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे, होत्री। इस वेद से आर्य के बारे में उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, उनकी हिस्ट्री कैसी थी, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करते थे ये मिलता है हमको। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, मतलब जो ऋग्वेद का थर्ड मंडल है यानी थर्ड यूनिट जो है, उसको किसने लिखा है या फिर किसने रचा है, तो विश्वामित्र ने रचा है। उसमें तीसरे मंडल में क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो सूर्य देवता सावित्री, मतलब सूर्य देवता का नाम सावित्री भी है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक उसमें गायत्री मंत्र है। ठीक है, उसके बाद इसके 9वें यूनिट में 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल को किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है। किस मंडल में सोम का उल्लेख है, 9 में। ठीक है, 9वें में सोम का। 8वें मंडल में हाथों द्वारा लिखी गई ऋचाएँ हैं जिसको खिल कहा जाता है। अब वो ऋचाएँ जिनको हाथ से लिखा किया गया है, मतलब बाकी को भी हाथ से लिखा गया होगा, बट उसमें हस्तलिखित स्पेसिफिक, मतलब जैसे कुछ चेंज किया हो गया फॉन्ट वगैरह जो भी हो, बट इसमें क्योंकि प्रिंट तो पहले था नहीं, बट हो सकता है जो भी रहा हो। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है। ठीक, उसके बाद जो 4 वर्ण होते हैं समाज में, है ना, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण और ये सब चीज़ें, जो उसका कल्पना है ये ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर एक पुरुष सूक्त है ना, फिर से मैं बताऊं तो ऋग्वेद के 10th यूनिट में जाइए आप, उसके अंदर जो सूक्त है उसको बोलते हैं पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त के अंदर ही ये 4 वर्णों की संकल्पना है, जिसके अनुसार समाज में 4 वर्ण होते हैं, शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण। ठीक है, ये 4 हैं। अब कहा जाता है इस पुरुष सूक्त में ये भी लिखी हुई है कि ये जो चारों वर्ण हैं इनका जन्म कैसे हुआ, तो आदि पुरुष जो ब्रह्मा हैं उनके मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं ये क्रमशः। कैसे, शूद्र को बताया गया कि चरणों से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य को उनकी जंघाओं से, यानी जो उनकी जंघाओं का पूरा जोर है, जंघाओं से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और ब्राह्मण उनके मुख से, ऐसा पुरुष सूक्त में बताया गया है। फिर धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को स्पष्ट रूप से बताता है। मतलब जो धर्म सूत्र थे हमारे, वो इन सभी लोगों के बारे में, इनके वर्क को क्लासीफाई कर रखा था कि लोग क्या करेंगे, इनका क्या सोसाइटल स्टेटस होगा, कौन से बिजनेस ये करेंगे, क्या पर्टिकुलर राइट्स इनको मिले हुए, सब उसके बारे में उसमें चीज़ें लिखी हुई थी। उसके बाद जो हम एक कहानी फेमस है वामन अवतार की, वामन अवतार के 3 पगों की जो आख्यान है, आख्यान मतलब स्टोरी होता है, वो ऋग्वेद में ही है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार जिक्र हुआ है। ठीक है, इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ, मतलब 250 मंत्र हैं ऐसे समझ लीजिए, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन है, इंद्र है। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, मतलब अगर इसके बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो शतपथ ब्राह्मण। दूसरी है बुक हमारी यजुर्वेद। यजुर्वेद को सस्वर पाठ किया जाता है, मंत्रों और बलि के समय इसका अनुपालन होता है, इसमें नियम लिखे हुए हैं, जिसका संकलन यजुर्वेद में है। ठीक, मतलब यजुर्वेद बेसिकली यजना, इंग्लिश में यज्ञ को यजना कहते हैं, तो यजना के लिए इसके अंदर जो रूल्स होते हैं, जैसे कैसे यज्ञ करना है, क्या नियम फॉलो करना है, इसके अंदर मेंशन है, इसलिए इसका नाम यजुर्वेद है। अब यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो
चंपू काव्य के फॉर्म में लिखा हुआ। चंपू काव्य क्या होता है? ऐसी कविता जिसमें कहीं बीच में थोड़ी कहानी चलने लग जाए। जैसे आपने निबंध लिखा होगा ना, निबंध बीच में आप कोट डालते हैं तो पूरा पहले आप समझा रहे हो कि राम एक लड़का था, वो घर जा रहा था, ये हुआ, उसने देखा कि एक जानवर मरा है तो उसको पता चला, बहुत दुख हुआ, तो उसने एक कहा कि 2 दिन का जीवन, आगे सब कुछ बैर। तो ये कविता लिख दी आपने, ठीक, ऐसे करके। तो बीच में कहानी आपने लिखी, बीच में कविता जो मिक्सअप चलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? चंपू काव्य। तो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखी हुई है। उसके बाद सामवेद की बात करें तो सामवेद में ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। मतलब जितनी भी पोइटिक हमारे समय में सारे गामा और ये सब चीज़ें, जितनी पोइटिक लिरिक्स हैं इंडिया में, वो सभी सामवेद से ओरिजिन हुई हैं। तो सामवेद को में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसके पढ़ने वाले को उदात्रि कहते हैं, उद्रात्रि, ठीक है। उसके बाद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसको? सामवेद को, मतलब फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। फिर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्वा नाम के ऋषि थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। और इसके अंदर क्या क्या मैटर है? तो रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना, शाप और वशीकरण, आशीर्वाद, ये सब चीज़ें आज के कर्मकांड हैं, इन सभी चीज़ों का इसमें जिक्र है, ठीक है। इसको मनुष्यों के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों से भरा माना जाता है। इस अथर्ववेद के अंदर सभा और समिति नाम की जो पॉलिटिकल बॉडीज़ होती थी उस समय की, उसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों बॉडीज़, दोनों काउंसिल्स इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उस समय जो प्रजापति यानी कि जो इस पूरे संसार को चलाने वाले भगवान थे, उनकी 2 पुत्रियां यानी कि 2 बेटियां बहुत ही मतलब बेटियां बताने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, जैसा मैंने बताया था। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई थी, ठीक है। जैसे इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, VNC, वंसी बजाओ, JNK में, तो इससे पूरा ये कवर हो जाता 6। जैसे व्याकरण, V से व्याकरण था, N से था निरुक्त, C से छंद, J से ज्योतिष, N से निरुक्त और K से कल्प, ठीक। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 हो गए। और ये ट्रिक से वंशी होता है ना, बंसी, वो जो फ्लूट होती है अपनी बांसुरी, उसको बंसी कहते हैं। तो बंसी बजाओ JNK में, और जैन कृष्णा कहो, ऐसे करके, ठीक है। ये ट्रिक थी, मुझे ऐसे ही याद है तो मैंने बता दिया। आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, या कोई और ट्रिक है तो आप कमेंट बता सकते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसेवा माने जाते हैं। किसके? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उग्रसेवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं के वंशों के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन से राजा किस वंश का था, उसके राज्य कहाँ से कहाँ तक था, ये सब चीज़ जानकारी केवल इन्हीं में मिलती है। अब जो कुछ पुराण और किस राजवंश से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला है विष्णु पुराण, ये मौर्य से संबंधित है, ठीक है। अब इसको याद करने ट्रिक कैसे? आपने कौटिल्य का नाम सुना है ना, कौटिल्य का नाम था विष्णुगुप्त, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश, ठीक है। उसके बाद मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण किससे रिलेटेड है? सातवाहनों से, वो भी किस एरिया के? आंध्रा एरिया के, इंडिया के मैप में यहाँ वाले एरिया में, आंध्रा वाले एरिया में, ठीक है। फिर है वायु पुराण, वायु पुराण किससे रिलेटेड है? गुप्त पुराण, गुप्त वंश से, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? वायु किसी को दिखती है क्या? नहीं ना, गुप्त रहती है, तो ऐसे ही। फिर पुराणों में अगर बात करें तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है, ठीक है। अधिकतर पुराण जो है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे। उसके बाद स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। उसके बाद नारद स्मृति गुप्त युग के मतलब नारद स्मृति जो है, यहाँ देखिएगा, नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित हैं।
जातक कथाएं बुद्ध से रिलेटेड है। फिर हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो माना जाता है वो कथा वस्तु माना जाता है। ये सभी बुक्स का नाम है जिसके बारे में हमको एंशिएंट टाइम में मिलता है, ठीक है, ये उसी का कंपाइलेशन है। अब कथा वस्तु के अंदर महात्मा बुद्ध के जीवन के चरित्र पर आधारित अनेक कहानियाँ वर्णित हैं। जैन साहित्य को अगम कहते हैं, उनके मतलब रिलीजियस बुक्स को अगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन काल के बारे में एवं उनके अन्य समकालिकों के बारे में जानकारियाँ हमको मिलती हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, यह 15 अधिकरणों यानी सेक्शंस में और 180 प्रकरणों में विभाजित बुक है, मतलब काफ़ी ब्रॉड बुक है। इसमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था कल्हड़ ने। कल्हड़ कौन था? ये कश्मीर के थे, ठीक है, कश्मीर के इतिहासकार माने जाते हैं। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो है राजतरंगिणी, ठीक है। इससे भारत का इस बुक को मतलब भारत की पहली ऐतिहासिक बुक मानी जाती है जिसके बारे में इतिहास के बारे में लिखने का प्रयास किया गया है। इसमें कश्मीर के इतिहास का जिक्र है। अब अरबों ने जो सिंध का क्षेत्र जीता उसका वृतांत, उसकी पूरी कहानी एक बुक में लिखी गई है जिसका नाम है चचनामा, और इस चचनामा के लेखक का नाम है अली अहमद, ठीक। तो क्वेश्चन बन जाए चचनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद है। किससे रिलेटेड है, तो अरबों के सिंध विजय से रिलेटेड है। फिर अगली है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली बुक है, मतलब संस्कृत के व्याकरण की बुक है ये, जिसके राइटर पणिनि है और इससे मौर्य के टाइम से पहले का इतिहास और मौर्य के टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब कात्यायन नाम के जो राइटर हैं उन्होंने गार्गी संहिता नामक एक बुक लिखी थी जो कि ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिषी के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले ग्रीक यानी यवनों के आक्रमणों का उल्लेख मिलता है, मतलब ये एक ज्योतिष ग्रंथ है बट फिर भी थोड़ा सा पॉलिटिकल टच इसके अंदर है। उसके बाद बात करें तो पतंजलि जो थे, जिन्होंने योग वशिष्ठ वगैरह की लिखा था, वो पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्होंने महाभाष्य से शुंगों के इतिहास, इनकी मतलब एक बुक थी पतंजलि की महाभाष्य, उससे शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है क्योंकि ये शुंग के दरबार में थे, उनके पुरोहित थे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ विदेशी यात्री थे जिनसे हमको जानने को मिलती है एंशिएंट इंडिया के बारे में, ठीक है। तो पहला विदेशी यात्रियों में ग्रीक और रोमन से आए हुए, ठीक है। तो ग्रीक से आए लोगों में पहला है टेसियस जो ईरान से आया था और ईरान का क्या था, राजवैद्य था, चीफ डॉक्टर था वहाँ का, ठीक है। भारत के संबंध में इसने जो विवरण दिया है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण, इसलिए अविश्वसनीय, बहुत बढ़ा चढ़ा चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। इसलिए बट टेसियस का नाम याद रखना कि ईरान का राजवैद्य था, भारत में आया था ये, बाकी चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा विश्वास करने लायक नहीं है। दूसरी है हेरोडेटस, इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसने अपनी बुक हिस्टोरिका में 5th सेंचुरी BC का जिक्र किया है, ठीक है। 5th सेंचुरी BC का भारत और पर्शिया का रिलेशन जिक्र किया है इसने, परंतु इसका जो विवरण है वो अफवाहों पे आधारित है, लोगों से जो सुना उसने वो इसमें कंपाइल कर दिया। उसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले लोगों में निरियाकस, आनेसिक्रटस, ऑस्टियोबुलस आदि सभी जो राइटर्स थे इन्होंने अधिक प्रमाणित चीज़ें लिखी। अगले हैं मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इनकी बुक का नाम है इंडिका, और ये मौर्य युग के टाइम के सोसाइटी कल्चर के बारे में इन्होंने डिटेल में चीज़ें लिखा है। इवन कि मेगास्थनीज ने साउथ इंडिया के कुछ राज्यों का जैसे पंडियन के बारे में भी जिक्र किया है। उसके बाद है डाइमेकस जो सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत यानी एम्बेसडर थे, और ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे डाइमेकस, ठीक, ये भी मौर्य युग से संबंधित हैं। फिर अगले हैं डायोनिसियस, ये इजिप्ट यानी मिस्र के जो राजा थे टॉलमी फिलाडेल्फस, इनके एम्बेसडर थे, और ये अशोक के राज दरबार में आया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डायोनिसियस कहाँ आया था? अशोक के राज दरबार में।
ये मैचिंग करने को आता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर टॉलमी, ये 2nd सेंचुरी में आते हैं। भारत का भूगोल नामक इन्होंने बुक लिखी है। उसके बाद प्लिनी, ये 1st सेंचुरी में आते हैं। इनकी बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों के बारे में उन्होंने कंपाइलेशन किया है। फिर उसके बाद है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, एक बुक का नाम है, ठीक है। इसके राइटर कौन है इसके बारे में नहीं पता चल पाया, लेकिन इस बुक में काफ़ी अच्छी चीज़ें हिंदुस्तान के बारे में ऑथेंटिक चीज़ें लिखी हुई हैं। लगभग 80 ईस्वी के आसपास की जानकारी और भारतीय बंदरगाहों और व्यापार में क्या क्या चीज़ें होती थी उसके बारे में इसमें काफ़ी जिक्र मिलता है। चीनी यात्रियों की बात करें, इस बार यूपीएससी ने भी चीनी यात्रियों को क्रम पूछ लिया था, कौन किसके काल में आया था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहले है फाहियान, ये चंद्रगुप्त सेकंड जो राजा है गुप्त डायनेस्टी के, उसके समय में आते हैं और इसने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में जिक्र किया है। मध्य प्रदेश की जनता को बहुत ही सुखी और समृद्ध बताया है। दूसरा है संयुगन, जो 518 ईस्वी में भारत आया। इसने 3 वर्षों तक भारत की यात्रा की, बौद्ध धर्म के बारे में चीज़ें एकत्रित की और वापस लौट गया। उसका वेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करता और 1 वर्ष की यात्रा के बाद वो सर्वप्रथम भारत के राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में वो 15 वर्षों तक रुका और 645 में चीन वापस लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला में जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ अध्ययन किया, भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र किया और उसने अपनी एक बुक लिखी CU की, जिसे ट्रैवल ब्लॉग, आज हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, उससे इन्होंने राइटिंग के फॉर्म में ब्लॉगिंग करते थे, तो इनका भ्रमण वृत्तांत आप CU की कह सकते हैं, नाम से प्रसिद्ध है। इसने 138 देशों का विवरण मिलता है इस बुक के अंदर, जो जिस गया सब उसने लिख डाला। हर्ष काल के समाज के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में से पूरा वर्णन किया। इसके अनुसार उस समय जो सिंध का एरिया था, तो सिंध एरिया में जो राजा था वो शूद्र, एक राजा शूद्र हुआ करता था, शूद्र राजा था उस एरिया का, ठीक है, शूद्र वर्ण का व्यक्ति राजा था। अब बात करें तो वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, मतलब VC कह सकते हैं आप, तो उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि उसके समय आचार्य कौन थे, शीलभद्र थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट है इत्सिंग। 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आता है। इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय भारत का वर्णन करता है। अब देखिए, इनका ऑर्डर याद करने की ट्रिक मेरे पास है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट आपको एक बार याद आएगी तो मज़ा आ जाएगा। देखिए, आप फिश मतलब मछली जानते हैं ना, FISH, बस इसमें कुछ नहीं करना, I को लास्ट में भेज दीजिए। जैसे I को लास्ट में भेजेंगे पूरा ऑर्डर हो गया। कैसे? फाहियान, संयुगन, वेनसांग और I से इत्सिंग, ठीक है। उसके बाद अरबी राइटर्स में देखें तो पहले हैं अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी, जो कि पहला तुर्की अटैक था इंडिया के ऊपर, के साथ आया और इसने अरबी में बुक लिखी अपनी किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, ठीक है, जो आज भी इतिहासकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। राजपूत, उस समय राजपूत काल के समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति के ऊपर ये प्रकाश डालता है। उसके बाद अन्य लेखकों में बात करें तो तारानाथ, एक तिब्बती राइटर जो भारत आए थे, इनकी रचनाओं में 2 बुक्स फेमस हैं, कंग्यूर और तंग्यूर, ठीक है। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इनसे मिलती है। उसके बाद मार्को पोलो, जो 13वीं सेंचुरी में आते हैं और ये पंड्यन डायनेस्टी में आते हैं, पंड्यन किंगडम में एंट्री करते हैं और इसका विवरण पांड्य के इतिहास में, मतलब इसने जो चीज़ लिखी है वो पांड्यन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह काम करता है। इसके अलावा पुरातत्व संबंधी, मतलब जो हमको खोजने पे खुदाई के बाद चीज़ें मिली, उसमें बात करें तो 1400 ईसा पूर्व के हमको अभिलेख मिले हैं, जिसको बोगाज कोई या एशिया माइनर नाम से भी जाना जाता है। इससे हमको वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, 4 मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिसको अश्विनी कुमार कहते हैं, के नाम मिलते हैं उसमें, ठीक है, जो हमारे यहाँ के भी देवता हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत, मतलब ग्रीक के जो एम्बेसडर थे हेलियोडोरस के विदिशा स्तंभ से मिलती है, ठीक है। विदिशा में इसने अपना एक स्तंभ लगवाया था, उससे जानकारी मिलती है कि मध्य भारत में भागवत धर्म उस समय प्रसिद्ध हो चुका था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा, ठीक है, हाथी गुम्फा के अभिलेख में भारतवर्ष का, मतलब इंडिया के एक पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में जिक्र मिलता है। सर्वप्रथम भारत में दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? भुखमरी, एक तरह समझ लीजिए। भारत में सर्वप्रथम होने वाला हुड़ों का आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ से प्राप्त होती है, भीतरी स्तंभ, ठीक है, वहाँ से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख
जिसको शासक भानुगुप्त के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, से प्राप्त होता है। उसके बाद रेशम बुनकर की श्रेणियाँ मंदसौर अभिलेख से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मतलब रेशम बुनकर की श्रेणियाँ होती थी, उनका कल्ट होता था, इसकी जानकारी हमको मंदसौर अभिलेख देता है। उसके बाद अभिलेखों की स्टडी करने के ब्रांच को एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, ये बात जैसे कौन से अभिलेख किसने लिखवाया, तो जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये कलिंग के राजा खारवेल ने लिखवाया था। ठीक है, इसमें कोई भी डेट मेंशन नहीं। फिर जूनागढ़ का अभिलेख, इसे गिरनार अभिलेख कहते हैं, रुद्रदामन से रिलेटेड है। नासिक का अभिलेख गौतमी गौतमी बलश्री सॉरी। उसके बाद प्रयाग स्तंभ जो है समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। एओल पुलिकेशन सेकंड, मंदसौर अभिलेख मालवा के नरेश यशोवर्मन से रिलेटेड है। ग्वालियर का अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। उसके बाद देवपाड़ा का अभिलेख जो लास्ट वाला है, ये बंगाल के शासक विजय सेन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्राचीनतम सिक्कों को पंचमार्ग कॉइन्स यानी आहत सिक्के कहा जाता था, और ये जनरली जो थे सिल्वर के होते थे, जनरली सिल्वर के होते थे, और इसी को साहित्य में मेरी बुक्स में कासार्पण कहा गया है। ठीक है, पंचमार्ग कॉइन्स को कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का मतलब सिक्कों के ऊपर लिखने का काम ग्रीक शासकों ने करवाया था, यवन शासकों ने शुरू कराया। उसके बाद समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के, ठीक है, उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देते हैं। क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है कि कौन सा राजा सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त। उसके बाद अरिकामेडू नाम का जो पोर्ट है आज के टाइम में साउथ इंडिया में, पुदुचेरी के पास में, ठीक है, अरिकामेडू के पास, वहाँ पे रोमन कॉइन्स मिले थे। तो ये हमको क्या बताता है, रोमन कॉइन्स बताता है कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया था वो रोमन जो सोसाइटी थी वहाँ से हमारा ट्रेड होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया एंशिएंट इंडिया का इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बाद क्रम में जो बुक में दिया हुआ है पूरा उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिससे आपका कुछ भी चीज़ छूटे ना। तो आई होप इस वीडियो को आप कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद कमेंट में कंप्लीट ज़रूर लिखें, और इसकी MCQ भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो सकेगा। पेट के क्वेश्चंस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लूसेंट के बाहर नहीं जाता है, तो हिस्ट्री से आपकी हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। इससे आपको UPPCS में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। BPSC वाले तो जानते ही, उन्होंने क्वेश्चन सही कर रखे हैं, तो उनके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।